जरा सोचो, दुनिया अचानक एक भयानक बर्फीले तूफान में डूब चुकी है। बाहर का तापमान -60 डिग्री से नीचे जा चुका है। ऐसे हालात में दक्षिण कोरिया के जमी हुई कंक्रीट के जंगल में गर्मी और खाना सबसे कीमती चीज बन चुके हैं। शुरुआत में जो लोग बचे थे उन्होंने साथ मिलकर जीने की कोशिश की, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समझ आ गया कि सबके लिए खाना काफी नहीं है। और फिर अपार्टमेंट की ठंडी गलियों और सीढ़ियों में असली जंग शुरू हो गई। इसी अफरा तफरी के बीच एक आदमी था, हैनफोंग। वो अपने मजबूत किले जैसे बेस में आराम से रह रहा था, जहाँ हीटर है, भरपूर खाना है और साथ में लड़कियां भी। हैनफोंग कोई आम इंसान नहीं है, वो एक रिग्रेसर है जो तबाही शुरू होने से पहले ही अतीत में लौट गया था और उसने खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, उसे ऐसी ताकतें भी मिली थी जिनसे वो खाने को कॉपी कर सकता है और उसकी मात्रा भी बढ़ा सकता है। वो यही नहीं रुका, उसने बाद में हीटिंग वाला मजबूत बेस बनाया, ग्रीन हाउस खड़े किए और यहाँ तक कि सोना तक बनवा लिया। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ, चलो वही देखते हैं। अचानक ट्रांसमिशन कट हो जाता है, चारों तरफ सन्नाटा और फिर कोई जोर से हैनफोंग का नाम पुकारता है। कांपते हुए, ठंड से जूझता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वो छेद से बाहर झांक कर देखता है। बाहर एक लड़की खड़ी थी जिसका नाम था हायोना। वो हैनफोंग की पुरानी क्रश थी। हायोना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। हैनफोंग बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता है और उसे अंदर बुला लेता है। और तभी एक ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हायोना अचानक उस पर कूद पड़ती है और उसे किस कर लेती है। हैनफोंग सन्न रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद हैनफोंग के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचता। आखिरकार ये वही लड़की थी जिसे वो दिल ही दिल चाहता था। अंदर से उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। उसी पल हायोना अपने दिल की बात कह देती है। वो बताती है कि वो हमेशा से उसे पसंद करती थी और इस डरावनी तबाही के बाद उसे समझ आया कि हैनफोंग जैसा इंसान ही वाकई दूसरों की परवाह करता है। अपनी बात साबित करने के लिए वो उसका हाथ अपने सीने पर रखवाती है और कहती है कि वो उसका तेज धड़कता दिल महसूस करे। हायोना कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है और यहीं हैनफोंग उसके जाल में फंस जाता है। उसका दिमाग बहक चुका था, भावनाओं में बहते हुए वो होश खो बैठता है। हायोना और आगे बढ़ती है और उसके करीब आकर उसे और उलझा देती है। हैनफोंग भी अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो उसके लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है कि वो इस तरह रहे। लेकिन हायोना कोई आम लड़की नहीं थी, वो बेहद चालाक थी। वो उससे कहती है, आंखें बंद करो और बस इस पल को महसूस करो। खुशी और उम्मीद से भरा हुआ हैनफोंग आंखें बंद कर लेता है। उसके मन में बच्चों जैसी खुशी थी, लेकिन अगले ही पल उसे उसकी जिंदगी का सबसे डरावना झटका मिलता है। उसकी खोपड़ी पर पीछे से जोरदार वार होता है। उसका पहला किस उसकी जान लेने वाला बन जाता है। हायोना का कमीना बॉयफ्रेंड उसका सिर फोड़ देता है। हैनफोंग जमीन पर गिर पड़ता है, चारों तरफ खून फैल जाता है। वो दर्द से कांप रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था। हायोना घबराने का नाटक करती है और कहती है कि उसे नहीं लगा था कि वो सच में उसे मार डालेंगे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे याद दिलाता है कि शुरू से तय था कि हैनफोंग को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस दुनिया में हर कोई सिर्फ अपने लिए जी रहा है। उन्हें हैनफोंग की दया से कोई मतलब नहीं था। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने उसका बेस, उसका खाना और उसके सारे संसाधन ढूंढ लिए थे और जो आदमी थोड़ी सी इंसानियत दिखाना चाहता था वो खून में लथपथ पड़ा था। मौत उसे जकड़ रही थी। आखिरी बार उसने देखा हायोना अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंस रही थी। हैनफोंग की मौत सिर्फ एक वजह से हुई थी, क्योंकि वो एक बेरहम औरत की सोची समझी साजिश में फंस चुका था। अपने आखिरी पलों में हैनफोंग दिल ही दिल एक कसम खाता है, अगर उसे जिंदगी में एक और मौका मिला तो अब वो किसी का खिलौना नहीं बनेगा, ना किसी के इस्तेमाल होने के लिए, ना फिर से फेंके जाने के लिए। धीरे धीरे उसकी चेतना अंधकार में डूबने लगती है। डरावना एहसास खत्म होता है और उसकी जगह एक हल्की सी गर्म चमक दिखाई देती है। वो चमक उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। पहले उसे लगता है शायद यही जन्नत का रास्ता है, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसका आत्मा वाला शरीर भयानक दर्द से गुजरता है और देखते ही देखते सैकड़ों टुकड़ों में फट जाता है। और तभी वो झटके से अपने बिस्तर पर जाग उठता है, पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ, सांसें तेज। वो घबराकर अपने आसपास देखने लगता है। कुछ सेकंड पहले वो मरने वाला था और अब वो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ वो ही नहीं, दुनिया भी ठीक है। ना बर्फीली तबाही, ना कोई अफरा तफरी। 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी धूप गर्म है, वो गर्माहट जिसे वो दोबारा देखने की उम्मीद भी नहीं करता था। कैलेंडर उठाकर हैनफोंग तारीख देखता है। आज है 28 जून, जबकि असली टाइमलाइन में तबाही 15 जुलाई से शुरू होनी थी। इसका मतलब साफ था, मरने के बाद वो वापस जिंदा हुआ है और वो भी तबाही से कुछ हफ्ते पहले। उसके चेहरे पर हैरानी, डर और खुशी तीनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा जन्म लेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब जरा उसके हाथ की बात करते हैं। जैसे ही हैनफोंग होश में आया, उसका एक हाथ लगातार लाल रंग में चमक रहा था। वो हाथ झटक कर देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। वो चमक गर्म है, लेकिन दर्द नहीं देती। पहले तो उसे लगा शायद उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है, लेकिन तभी वो अचानक छींक देता है और उसी पल उसका हाथ लाल से बदलकर तेज हरे रंग में चमकने लगता है। अब कंफ्यूजन और भी बढ़ जाती है। इस बार फर्क ये था कि वो अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पा रहा था। चमक तेजी से फैलने लगती है। घबराहट में वो वहीं खड़ा रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या करे। फिर अचानक वो चमक अपने आप सिकुड़ने लगती है। इस हरे रंग वाली ताकत का व्यवहार लाल वाली से बिल्कुल अलग था। वो थक कर बैठ जाता है। उसके शरीर की सारी एनर्जी जैसे खत्म हो गई हो। हाँ, हरे रंग वाली ताकत चालू होते ही उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा थक चुका था। वो
गुस्से में वो हाथ झटकता है और तभी उसे एक बात समझ आती है, ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा वो अपनी मांगा वाली कहानियों में पढ़ता था, जहाँ हीरो मरकर दोबारा जन्म लेता है और इस बार ओवर पावर बन जाता है। अपनी ताकत आजमाने के लिए वो एक चाकू उठा लेता है, सोचता है शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। चाकू वैसा ही रहता है और वो खुद मूर्ख जैसा खड़ा रह जाता है। ऊपर से उसका पेट भी जोर जोर से गुर्राने लगता है। एनर्जी की कमी उस पर भारी पड़ चुकी थी। वो फ्रिज खोलकर देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अब हालात उसके सोच से भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो फिर से बेहोश हो सकता था। तभी उसकी नजर पड़ती है भुने हुए सोयाबीन के एक जार पर, वही स्नैक्स जो तबाही के समय काम आ सकते थे। पूरा खाना तो नहीं था लेकिन फिलहाल पेट भरने के लिए काफी था। वो एक दाना उठाता है और मुंह में डाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो चबाता है सोयाबीन अचानक फट पड़ता है और वहीं पूरा का पूरा बीन्स का पौधा उगाता है। उसके हाथ की हरी चमक गायब हो जाती है और उसकी थकान भी। हैनफोंग समझ नहीं पाता कि ये सोयाबीन की वजह से हुआ या उसकी किसी हरकत से। वो एक बीन्स की फली तोड़ता है और खोल कर देखता है और तब उसे यकीन हो जाता है यही है उसकी नई ताकत। हैनफोंग हैरान भी है और खुश भी। अब वो इसे अच्छे से समझना चाहता है क्योंकि उसे पता था ये ताकत आने वाले समय में उसकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अपनी मौजूदा हालत में हैनफोंग के सामने कुछ बड़ी समस्याएं थी जिन्हें पहले सुलझाना जरूरी था। सबसे पहली समस्या सामान जमा करना, ताकि जब तबाही शुरू हो तो उसे किसी चीज की कमी ना पड़े। और इसी सोच के साथ वो निकल पड़ता है सीधे सुपरमार्केट की तरफ। अगले सीन में वो भीड़ भरे मार्केट में चल रहा होता है। हर तरफ लोग हैं, कोई अपनी बातों में उलझा हुआ तो कोई बेवजह बातें कर रहा होता है। हैनफोंग का दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। अब तक उसे अपनी ताकतों के बारे में 3 बातें समझ आ चुकी थी। पहली, उसके हाथों में 2 तरह की चमक है। दूसरी, हरे रंग वाली ताकत काफी अनस्टेबल है और इस्तेमाल के बाद शरीर को बहुत थका देती है। और तीसरी, सबसे अजीब और दिलचस्प बात, जिस पल उसने चमकते हाथ से सोयाबीन को छुआ था वो सीधे पूरा बीन्स का पौधा बन गया था। लेकिन उसकी ताकत ठीक ठीक कैसे काम करती है ये अभी भी उसकी समझ से बाहर था। इसी बात से वो अंदर ही अंदर परेशान था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है। हयोना, वही लड़की जिसने उसकी पिछली जिंदगी में उसके साथ गद्दारी की थी, वही लड़की जिसकी वजह से उसे बेरहमी से मरना पड़ा था। वो बेहद खूबसूरत थी लेकिन यही तो दिक्कत थी, उसके करीब जाना सीधे कब्र तक जाने जैसा था। हयोना को अचानक सामने देखकर हैनफोंग चौंक जाता है। थोड़ा सा हयोना का बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ली हयोना पिछले 3 साल से उसकी क्रश थी। उसने हर तरीका अपनाया था कि वो उसे पसंद कर ले, लेकिन अंदर से हैनफोंग जानता था कि वो बस एक बैकअप था। और अब जो कुछ उसके साथ हुआ, जिस तरह से हयोना ने उसे धोखा दिया और मरवा दिया, ये सब सोचकर उसका खून खौल उठा। गुस्सा उसके पूरे शरीर में भर गया। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं था कि इसी वक्त सब कुछ बिगाड़ दे। वो खुद को संभालता है, खुद को शांत करता है। बदला वो सही वक्त पर लेगा। अभी उसका फोकस सिर्फ सामान इकट्ठा करना था। हयोना उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। वो अपना हाथ हिलाती है क्योंकि हैनफोंग कुछ खोया खोया सा लग रहा था। वो कल्चर दिखाते हुए उससे बात करता है और कहता है कि वो इतनी खूबसूरत है कि एक पल के लिए वो चौंक गया। हयोना मुस्कुराती है और उसे स्मूथ टॉकर कहती है और इसी बहाने वो उसे साथ में शॉपिंग करने को कहती है। लेकिन इस बार उसका प्लान नहीं चलता। हैनफोंग बिना रुके उसके पास से निकल जाता है जैसे वो वहाँ थी ही नहीं। हयोना के लिए ये ऐसा झटका था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। असल बात ये थी कि हैनफोंग अच्छे से समझ चुका था। वो इतना प्यार इसलिए दिखा रही थी ताकि उसे अपना पर्स बना सके, लेकिन अब वो किसी का पालतू नहीं बनने वाला था। वोल्डेमार्ट शॉपिंग प्लाजा पूरे इलाके का सबसे बड़ा और फेमस सुपरमार्केट था। असली टाइमलाइन में जैसे ही आर्कटिक तबाही शुरू हुई थी, ये जगह एक ही रात में पूरी तरह खाली हो गई। आज तक पता नहीं चला कि इसे किसने लूटा था, लेकिन फिलहाल हैनफोंग का मकसद साफ था, जितना हो सके उतना ज्यादा सामान इकट्ठा करना। अकल लगाते हुए उसने एक सर्वाइवल लिस्ट निकाल ली थी। खाना, सर्दियों के कपड़े, दवाइयाँ, जरूरी सामान, ईंधन और बहुत कुछ। लिस्ट तो लंबी थी, लेकिन तभी दूसरी बड़ी समस्या सामने आई। उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे। वो परेशान होकर खड़ा ही था कि अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। उसे इस साल के लिए 1,70,000 यूएन का लोन मिल सकता था। ये तो जैसे लॉटरी लग गई हो। आखिर तबाही में कौन ही कर्ज चुकाएगा। और फिर क्या, इंटरनेट पर जितने भी लोन ऐप्स मिले, हैनफोंग ने सबसे पैसे उठा लिए। उंगलियां तेजी से चल रही थी, हर जगह से लोन। दूसरी तरफ हयोना गुस्से से भरी हुई थी। आज जिस तरह से हैनफोंग ने उसे नजरअंदाज किया था, उसका अहंकार बुरी तरह टूट चुका था। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि उसका पर्सनल ऑप्शन उसे ऐसे मना कैसे कर सकता है। और यही बात उसकी असली सोच और असली फितरत सब कुछ बता देती है। वैसे भी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आखिर पिछली जिंदगी में हयोना उसी लड़की का नाम है जिसकी वजह से हैनफोंग को मरना पड़ा था। हयोना अंदर ही अंदर हैनफोंग को कोस रही थी। उसे एक बेकार इंसान कह रही थी, जिसके पास ना गाड़ी है ना स्टेटस। उसके दिमाग में साफ था, आगे चलकर वो कभी भी उससे अच्छे से बात नहीं करने वाली। और तभी किस्मत ने अजीब खेल खेला। एक कार आकर उसके सामने रुकती है और हॉर्न बजता है। हयोना पलटकर देखती है और वहीं उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ड्राइविंग सीट पर कोई और नहीं, हैनफोंग खुद बैठा होता है। वही इंसान जिसके बारे में वो अभी बुरा भला बोल रही थी। हैनफोंग गाड़ी से उतरता है और आराम से कहता है कि उसने ये गाड़ी अभी अभी खरीदी है। आखिर उसके पापा अमेरिका में अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे भेज ही दिए। वो ये भी बताता है कि वो अपने पापा को एयरपोर्ट छोड़ने गया हुआ था। ये सुनते ही हयोना का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद हैनफोंग ने उसे इसलिए मना किया था क्योंकि वो किसी जरूरी काम में था। वो फटाफट माफी मांग लेती है कि उसने गलत टाइम पर उसे बाहर चलने के लिए कहा और फिर अपनी पुरानी आदत पर आ जाती है। रोते हुए क्यूट बनने की कोशिश करते हुए वो शिकायत करती
है कि वो कितना बेरहम था। लेकिन इस बार हैनफोंग का रिएक्शन काफी अलग था। पहले तो वो उसे सीधा बेवकूफ कह देता है, फिर उसे पास खींचकर कहता है कि वो कभी भी ह्यूना जैसी लड़की को छोड़ नहीं सकता क्योंकि वो उसके लिए बहुत खास है। ये सुनते ही ह्यूना को लगता है कि उसने जैकपॉट मार लिया है। वो फिर से उसकी भावनाओं से खेलने लगती है, कहती है कि वो भी उसके बारे में वैसा ही महसूस करती है। मूवी देखने का प्लान, साथ में डिनर, सब सुझा देती है। लेकिन तभी हैनफोंग पलटकर कहता है चलो अब निकलता हूँ, और अपने सामान में लग जाता है। वो शिकायत करता है कि उसके पास बहुत काम है और सारा सामान उसे वापस ले जाना है। ह्यूना हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आता कि उसने अचानक इतनी शॉपिंग क्यों कर ली। हैनफोंग बड़े आराम से कहता है बस मन किया। फिर उसकी उम्मीदें और बढ़ाने के लिए वो बोलता है कि उसने उसके लिए गिफ्ट भी लिया है। ह्यूना खुशी से फूल जाती है। वो घर की तरफ निकलती है, सोचते हुए कि बाद में देखेगी। जाते वक्त उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उसे लग रहा था कि आज उसने बाजी मार ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी तरह की मुस्कान हैनफोंग के चेहरे पर भी है। असल में दोनों ही एक दूसरे से खेल रहे थे। फर्क बस इतना था, हैनफोंग कभी भी अपने जमा किए हुए सामान का राज खोलने वाला नहीं था। वही सामान उसके बचने का इकलौता टिकट था। जब वो दिन आएगा जब दुनिया पूरी तरह टूट जाएगी, हैनफोंग पूरी तैयारी में है उस इंसान से बदला लेने के लिए जिसने उसे मारा था, और ह्यूना से भी। वो खुद मानता है कि इस बार वो तबाही का मजा लेने वाला है। कुछ तो कहता है कि ह्यूना के लिए आगे बहुत बुरा वक्त आने वाला है और वो पल काफी सुकून देने वाला होगा। अब जरा टाइमलाइन समझ लो। तबाही शुरू होने में सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं। उस दिन भारी बर्फबारी होगी, टेम्परेचर सीधा -20 डिग्री के पास चला जाएगा। अगले 1 महीने में ठंड धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, -70 डिग्री तक। पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी, बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा, और तभी खाने की असली कीमत सबको समझ आएगी। हैनफोंग सारा सामान अपने अपार्टमेंट में ले आता है, हर चीज को ठीक से कवर करता है ताकि किसी को शक ना हो कि वो सामान जमा कर रहा है। जो चीजें ज्यादा रिस्की हैं, उन्हें वो रात के वक्त शिफ्ट करेगा जब आसपास कोई ना हो। बिजली भी एक बड़ी समस्या बनने वाली, सप्लाई कभी भी कट सकती थी, इसलिए ईंधन बहुत जरूरी था। और किस्मत से हैनफोंग ने पूरे 1 साल का ईंधन पहले ही खरीद लिया था। अब आखिरी परेशानी थी हीटिंग सिस्टम। तबाही के बाद वो भी काम नहीं करने वाला था, इसलिए उसने एक कंस्ट्रक्शन टीम बुलवाई, अपने घर में जरूरी बदलाव करवाए, हर चीज को मजबूत किया ताकि जब वो भयानक तबाही आए तो उसका घर उसके साथ डटा रहे। आखिरकार हैनफोंग ने अपने घर में एक अलग कमरा बना लिया, सिर्फ सामान और इन्वेंट्री के लिए। ऐसा कमरा कि बाहर से कोई शक न करे और जरूरत पड़ते ही वो आराम से जो चाहे निकाल सके। जब उसकी सारी तैयारी पूरी हुई तब तारीख थी 14 जुलाई, मतलब अब तबाही शुरू होने में सिर्फ 1 दिन बचा था। बस 1 दिन बाद तापमान इतना गिरने वाला था कि कंट्रोल से बाहर चला जाए। सब कुछ तैयार होने के बाद अब आखिरी काम लिस्ट में बचा था अपनी सुपर पावर को समझना, क्योंकि हैनफोंग भी जानता था कि सिर्फ जमा किया हुआ सामान उसे जिंदा नहीं रख पाएगा। अगर उसे इस बर्फीली तबाही से बचकर निकलना है तो उसकी असली उम्मीद उसकी पौधों वाली ताकत ही है। उसके सामने रखे थे वही सोयाबीन जो उसने अपनी ताकत से उगाए थे। अब बारी थी टेस्ट करने की। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे अब तक अपनी ताकत का असली ट्रिगर समझ नहीं आया था। फिर भी वो एक चम्मच भरता है और डरते डरते खाने का फैसला करता है, कम से कम खाने लायक तो हो। आधी प्लेट खत्म करने के बाद ये साफ हो जाता है कि इन बीन्स से कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसका मतलब वो अपनी ताकत से खाना बना भी सकता है और खा भी सकता है। लेकिन असली पेच अभी बाकी था। उसका हाथ कब और कैसे चमकने लगता है ये अब भी एक रहस्य था। अब तक उसने सिर्फ सोयाबीन पर ही अपनी ताकत आजमाई थी, इसलिए वो फ्रिज खोलता है उम्मीद में कि कुछ और सब्जी मिले। दोपहर कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। थका हरा हैनफोंग धीरे से आंखें खोलता है। उसके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या मैं अभी बेहोश हो गया था? उसके हाथ में ब्रोकली है और पूरी किचन सब्जियों से भरी पड़ी है। वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा। उसकी अपनी ताकत उसका सारा दम चूस चुकी थी। यही अब तक उसकी ताकत की इकलौती कमी थी। वही पुराने सोयाबीन फिर से खाते हुए वो खुद से कहता है कि आज उसने अपनी ताकत के बारे में कुछ नया सीख लिया है। अब जरा समझते हैं कि बेहोश होने से पहले असल में क्या हुआ था। उसने काफी सारा सामान मंगवाया था ताकि अलग अलग पौधों पर अपनी ताकत आजमा सके, और यही एक अजीब बात सामने आई। कुछ पौधों पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ पर, खास तौर पर बीजों पर वही हुआ जो सोयाबीन के साथ हुआ था। सीधे पूरा पौधा उगाया। और फिर तीसरी कैटेगरी भी थी, कुछ चीजें उसके हाथ में फट गई। क्यों फटी ये अभी समझ से बाहर था, लेकिन जो बचा वो जलकर कोयले जैसा बन गया था। अजीब बात ये थी कि वही जली हुई चीजें बाद में गर्मी देने के काम आ सकती, और यही हैनफोंग को एक बड़ी कामयाबी मिली। अब उसके पास ठंड से बचने का एक पक्का तरीका था। उत्साहित होकर वो अपनी ताकत पर और मेहनत करने लगा। शुरुआत में बार बार फेल हुआ, लेकिन जैसे ही हैनफोंग ने पूरी तरह ध्यान लगाकर अपनी ताकत को फोकस किया, जादू जैसा असर दिखने लगा। जो वो चाहता था वो मिलने लगा, लेकिन इसकी कीमत भी थी। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब वापस मौजूदा वक्त में हैनफोंग अपनी ही ताकत के लॉजिक से पूरी तरह उलझा हुआ था। कुछ पौधे काम करते हैं, कुछ नहीं। ये समझना मुश्किल था कि क्या चलेगा और क्या नहीं, लेकिन इस सब के बीच उसने एक बात पकड़ ली, असल ट्रिगर उसके दिमाग में है, उसकी चेतना में है। इसलिए वो ध्यान लगाने लगता है, खुद को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करता है, दिमाग और शरीर दोनों को एक करने की कोशिश, और उसकी ये कोशिश कामयाब होती है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसका हाथ हरे रंग में चमकने लगता है। अब उसे यकीन हो जाता है उसकी ताकत सीधे उसके दिमाग से जुड़ी है। पक्का करने के लिए वो आखिरी टेस्ट करता है, इस बार मांस पर। लेकिन यहाँ उसे निराशा हाथ लगती है। मांस पर उसकी ताकत काम नहीं करती, मतलब उसे जिंदगी भर पौधों पर ही जीना पड़ेगा। वो जितना चाहे ध्यान लगाए, जितनी मिन्नत करे, कुछ भी नहीं होता। उसकी ताकत मांस को छूती तक नहीं। और इसी के साथ हैनफोंग समझ जाता है कि ये ताकत जितनी कमाल की है उतनी ही सीमित है, लेकिन आने वाली तबाही में यही ताकत उसका सबसे बड़ा हथियार बनने वाली है। अब ये सब उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे अपनी वही मेडिटेशन वाली टेक्निक याद
लगाती है। जब भी वो मेडिटेशन करता है उसे दो रंग दिखाई देते हैं, एक लाल और दूसरा हरा। अब तक उसने सिर्फ हरे रंग पर ही टेस्ट किया था, तो इस बार वो आंखें बंद करता है और सोचता है कि अपने दिमाग को अपनी दूसरी ताकत से जोड़ पाए, और तभी उसे झटका लगता है। उसका हाथ लाल रंग में चमकने लगता है और सामने रखा मांस अजीब तरीके से बदलने लगता है। वो मांस एक गंदे नुकीले से ढेले में बदल जाता है जिसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। घिन से भरा हुआ हैनफोंग उस मांस को जमीन पर फेंक देता है और धीरे धीरे उसके पास जाकर फिर से देखने लगता है। वो उसे उंगली से दबाता है, फिर दोबारा हाथ में उठाता है और सोचता है क्या ये मांस लाल रोशनी की वजह से बदला। अजीब बात ये थी कि मांस पका हुआ भी लग रहा था, तो क्या लाल रोशनी सिर्फ चीजों को गर्म करती है? वो अपने हाथ को फिर से ध्यान से देखता है और तभी उसे समझ आता है, नहीं, ये पकना नहीं था बल्कि इसका उल्टा हो रहा था। ये चीज धीरे धीरे टूटने की हालत में जा रही थी। यही उसे असली बात समझ आती है। हरी रोशनी चीजों की बढ़त तेज कर देती है और लाल रोशनी उस बढ़त को बहुत ज्यादा धीमा कर देती है, यहाँ तक कि वो चीज टूटने लगती है। अब वो दोनों ताकतों को साथ मिलाने की सोचता है। वो मांस को हाथ में लेकर दोनों हथेलियां जोड़ लेता है और तभी एक पीली चमक फूट पड़ती है। वो मांस पहले से भी काफी बड़ा टुकड़ा बन जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है उसके हाथ में तो सोयाबीन भी थे, वो गायब हो चुके थे। मतलब कहीं ना कहीं वो मांस के साथ मिल गए थे। हैनफोंग अपनी ताकत के नतीजे देखकर हैरान रह जाता है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है कि ये मांस अब तक का सबसे ताजा मांस है। वो बहुत खुश हो जाता है और एक बार फिर ट्राई करना चाहता है, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं देती। वो इतना बुरा फेल करता है कि सब कुछ काला पड़ जाता है। गुस्से में वो जमीन पर हाथ मारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद को शांत कर लेता है। उसके पास टाइम है, वो आराम से अपनी ताकतों पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। एक ही दिन में उसने इतनी सारी नई बातें सीख ली हैं, ये सोचकर वो खुश हो जाता है। बस काश वो अपनी इस ताकत को पूरी तरह कंट्रोल कर पाए। थोड़ी देर के लिए उसे लगता है कि वो सुपरमैन बनने वाला है और दुनिया के सबसे ऊपर खड़ा होगा, लेकिन तभी उसे याद आता है जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ खाना ही काफी नहीं है, उसे अब एक हथियार भी चाहिए दूसरे इंसानों से खुद को बचाने के लिए। जैसे ही वो हथियार खरीदने का सोचता है, उसे एक और सच्चाई याद आती है। अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी जुलाई में जबरदस्त बर्फ पड़ रही है। फिर भी वो बाहर निकलने का फैसला करता है। उसे लगता है कि -45 डिग्री तक तापमान गिरने से पहले उसे किसी भी हाल में एक गन ढूंढनी हो। लेकिन दिक्कत ये है कि उस देश में गन खरीदना गैर कानूनी है। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ वो आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक अजीब से लड़के पर पड़ती है। ब्रोकली जैसे बालों वाला एक पंख जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि वो शे गैंग लेटा ग्रुप के लाओ वैंग का छोटा भाई है। वही पुराना तरीका, मेरे भाई के पास तुमसे ज्यादा पैसा है वाली बकवास। हैनफोंग उसे पहचान लेता है उसके घटिया कपड़ों और स्टाइल की वजह से। सबसे मजेदार बात यह है कि लोगों ने इस बंदे का नाम ही रख दिया है होमलेस जो। असल में उसका नाम लीज है और वो उसी इलाके में रहता है। कहा जाता है कि वो एक ठेकेदार है और सबके साथ उसकी जान पहचान है। लोग उससे पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या खबर है, और वो ऐसे बात करता है जैसे वो दुनिया का सबसे बिजी इंसान हो, अपने बड़े भाई के प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ। हकीकत ये है कि उसके पास कोई काम नहीं है। वो बस फोन पर बैठकर लोता रहता है और दिखावा करता है जैसे उसके पास करोड़ों के प्रोजेक्ट्स हो। उसे देखकर हैनफोंग सोचने लगता है क्या ये बेवकूफ उसे हथियार दिलाने में मदद कर सकता है। वो आगे बढ़कर होमलेस जो को हेलो बोलता है और ऐसे दिखाता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। असल में ये बंदा हमारे लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन हैनफोंग चाल चलता है। वो खुद को श्याओ हान बोलता है और उसकी झूठी शान का फायदा उठाते हुए ऐसा एक्ट करता है जैसे वो दोनों बरसों पुराने दोस्त हो जो एक दूसरे को भूल ही नहीं सकते। होमलेस जो पूरी तरह फंस जाता है। वो माफी मांगने लगता है कि उसे याद नहीं रहा, खासकर जब वो इतना काम में बिजी रहता है। हैनफोंग चारों तरफ देखता है और जल्दी से उस पंख के पास आकर अपनी पूरी हालत उसे समझाने लगता है। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, होमलेस जो को जोर का झटका लगता है। वो हैरानी से पूछता है, भाई तुझे गन की जरूरत ही क्यों है? इस पल हैनफोंग के पास कोई जवाब नहीं होता। वो बहाना बनाने ही वाला होता है कि तभी वो सुनहरे बालों वाला पंख उसे टोक देता है। वो बोलता है कि गन कोई मजाक की चीज नहीं है और ऊपर से वो गैर कानूनी भी है। वो मानता है कि उसकी पहचान है और वो हथियार दिला सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी खतरनाक चक्कर में पड़े। तभी हैनफोंग अपनी बात साफ करता है। वो कहता है कि उसे गन सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए क्योंकि कुछ लोग उससे दुश्मनी रखते हैं। फिर वो एक मनगढ़ंत कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक दिन काम पर जाते वक्त उसका रास्ते में एक आदमी से सामना हुआ। दोनों बाइक पर थे और उस आदमी ने लापरवाही में उसके चेहरे पर थूक दिया। ये बात उसे अंदर तक जला गई। गुस्से में उसने उस बंदे को वहीं पकड़ लिया और सबके सामने उसकी जमकर पिटाई की। उसकी बेइज्जती करके वो वहां से चला गया, लेकिन वो आदमी दिल में गांठ बांध गया। उसने धमकी दी कि वो अपने साथियों के साथ वापस आएगा और अगली ही दिन पूरा गिरोह उस पर टूट पड़ा। सबने मिलकर हैनफोंग को बुरी तरह पीटा, उसे ऊपर से नीचे तक रगड़ दिया। उस दिन के बाद से वो अपनी हिफाजत के लिए एक हथियार चाहता है। ये सब सुनकर होमलेस जो को उस पर तरस आ जाता है। वो कहता है कि किसी के चेहरे पर थूकना हद से ज्यादा गलत है और ऐसी हरकत की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हैनफोंग मन ही मन सोचता है कि शायद ये बंदा उसकी असली परेशानी ही नहीं समझा। फिर भी होमलेस जो उसका कंधा पकड़ता है जैसे कोई फरिश्ता हो। वो भरोसा दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि वो अपने बड़े भाई को कॉल करेगा और फिर सब कुछ सेट हो जाएगा। हैनफोंग खुश था कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। होमलेस जो सलाह देता है कि वो लोग सीधे बॉस के पास चले क्योंकि इस वक्त उसकी लग्जरी गाड़ी सर्विस में है। हैनफोंग को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो होमलेस जो को दिखाता है कि उनके पास जाने के लिए अपनी खुद की गाड़ी है। जैसे ही वो ड्राइव पर निकलते हैं, होमलेस जो चौंक जाता है और पूछ बैठता है, भाई ये गाड़ी कितने की है? हैनफोंग आराम से बताता है कि उसे ये गाड़ी 7 लाख में पड़ी। उसके हिसाब से तो ये पूरा पैसा वसूल
वसूल सौदा था। उधर होमलेस जो ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे कोई इंस्टाग्राम का बड़ा स्टार हो, धड़ाधड़ दाढ़ी की फोटो खींच रहा था और मजे की बात ये कि कैप्शन ऐसा डाल रहा था मानो एसयूवी उसी की हो। बड़े भाई की बात करते हुए बताता है कि उसके पंख दोस्त आग जलाकर बैठे हैं और इस अजीब मौसम पर बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर में हैनफोंग की गाड़ी रुकती है और होमलेस जो फुर्ती से बाहर कूद जाता है। अब वो पूरा अकड़ में था, सीना तान कर चल रहा था। उसके बाकी लड़के ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि होमलेस जो के पास अब अपनी एसयूवी है और ये बंदा इतना फिसलू निकला कि सबको बता देता है कि उसने ये गाड़ी अपने पैसों से 7 लाख में खरीदी है। हैनफोंग मन ही मन सोचता है कि ये बंदा कितना ढीठ है, असल मालिक सामने खड़ा है और ये ऐसे बोल रहा है। अगले सीन में होमलेस जो हैनफोंग को अपने बॉस के पास ले जाता है। जैसा कि गैंग लीडर से उम्मीद होती है, उसके पूरे शरीर पर टैटू बने हुए थे। वो अपने भाई को वहां देखकर खुश नहीं होता और तुरंत उस सुनहरे बालों वाले पंख को बाहर जाने का इशारा करता है। तभी होमलेस जो पूरा दबाव हैनफोंग पर डाल देता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त गन खरीदना चाहता है। बॉस पहले हैरान होता है और हैनफोंग को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखता है। हैनफोंग अंदर से डर जाता है, जबकि बॉस को गुस्सा आ जाता है कि वो लोग इतनी दूर सिर्फ एक मामूली गन के लिए आए हैं। बॉस अपने आदमी को बोलता है कि एक हैंडगन ले आओ। वो गन हैनफोंग की तरफ फेंकी जाती है और कीमत बताई जाती है 6000। लेकिन हैनफोंग को छोटी मोटी पिस्तौल में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो पूरा प्लान बनाकर आया था। सीधा बोल देता है कि उसे लंबा हथियार चाहिए, ऊपर से स्कोप वाला। बॉस ये सुनकर चौंक जाता है और गुस्से में बोल पड़ता है कि क्या ये लड़का स्नाइपर राइफल मांग रहा है। वो हैनफोंग को याद दिलाता है कि वो यहाँ मोल भाव करने या शॉपिंग करने नहीं आया है। बॉस वैसे ही चिड़चिड़ा किस्म का था, बात बात पर भड़क जाता है। तभी होमलेस जो बीच में कूदता है और एक और कहानी चालू कर देता है। इस बार वो कहानी सुनाता है कि हैनफोंग की बीवी ने उसे 3 बार धोखा दिया। कहानी के आखिर तक बॉस को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसे हैनफोंग पर तरस आने लगता है। इतनी ड्रामेदार कहानी थी कि पूरी फिल्म बन सकती थी। खैर आखिरकार बॉस मान जाता है और कहता है कि स्नाइपर राइफल मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ दिन लगेंगे। हैनफोंग शुक्रगुजार होता है कि उसकी बात मानी जा रही है। बॉस अपने आदमी छैंगैंग जी को बोलता है कि उसके लिए एक सेमी ऑटो भी तैयार करे। इतना ही नहीं, बॉस को उस पर तरस आ जाता है और एक हैंडगन फ्री में गिफ्ट कर देता है। ये देखकर हैनफोंग सच में चौंक जाता है। धन्यवाद के बदले में वो गैंग को एक जरूरी बात बता देता है। वो कहता है कि उसके सरकार में पहचान है और मौसम आगे और बिगड़ने वाला है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सामान जमा कर लो, क्योंकि बाद में सब खत्म हो जाएगा। इस बार हैनफोंग की आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी, जिससे उसकी बात का वजन और बढ़ गया। बॉस उसकी सलाह मान लेता है और इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। लौटते वक्त होमलेस जो डींगे हाँकने लगता है कि उसने मीटिंग कितनी प्रोफेशनल तरीके से संभाली है। वो ये भी कहता है कि आज उसका भाई अच्छे मूड में था। हैनफोंग दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है और सोचता है कि उसे सिगरेट का पूरा पैकेट दिला देगा। पहले तो होमलेस जो नेकी का नाटक करता है, लेकिन आखिर में होमलेस जो उसकी बात मान ही जाता है। सबसे मजेदार बात यह है कि वो इस काम के बदले पूरे 8 कार्टन सिगरेट मांग लेता है, मानो ये कोई छोटी सी रिक्वेस्ट हो। वो अपनी बकवास में लगा रहता है और इधर हैनफोंग अपने दिमाग में चेकलिस्ट दोहरा रहा होता है। अब उसके पास अपोकलिप्स के लिए लगभग सब कुछ तैयार है। आने वाला पूरा वक्त वो अपनी पावर समझने में लगाएगा। बस एक ही दिक्कत बाकी है, खाने का सही इंतजाम। अगर वो भी सुलझ गया तो आगे सब कुछ स्मूथ चलने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्लान के बारे में सोच रहा होता है, तभी अचानक वो होमलेस जो के सामने बुरी तरह फिसल जाता है। जोर की आवाज के साथ वो जमीन पर गिर पड़ता है। हैनफोंग की टांग पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। होमलेस जो को समझ ही नहीं आता कि ये अचानक हुआ क्या। हैनफोंग को पूरा शक हो जाता है कि उसकी टांग टूट चुकी है। वो जल्दी से होमलेस जो को चाबी पकड़ाता है और बोलता है कि गाड़ी हॉस्पिटल तक ले चल। लेकिन सुनकर झटका लगता है जब वो सुनहरे बालों वाला पंख शर्माते हुए बताता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। अब मजबूरी में पुराने तरीके से चलना पड़ता है। वो हैनफोंग को सहारा देकर अपने कंधे पर टिकाने की कोशिश करता है, लेकिन हालत इतनी दर्दनाक थी कि हैनफोंग सीधा टैक्सी बुला लेता है ताकि और टॉर्चर ना झेलना पड़े। अगले सीन में हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रिसेप्शन एरिया में जियान, हेड नर्स, नाइट शिफ्ट संभाल रही होती है। वो खिड़की से देखती है कि हर घंटे के साथ बर्फ और तेज गिरती जा रही है। तभी अचानक उसे इमरजेंसी कॉल मिलती है कि स्टाफ कम पड़ गया है और उसे तुरंत हॉल में आना होगा। वैसे दुख की बात यह है कि हैनफोंग की टांग सच में टूट चुकी थी। वो रिपोर्ट देखकर पूरी तरह टूट जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे कम से कम 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, तभी दवाइयों के साथ छोड़ा जाएगा। उसने हर चीज का प्लान बनाया था, लेकिन एक छोटा सा हादसा सब कुछ बिगाड़ गया। ब्रदर ली उससे विदा लेता है और कहता है कि उसके पास बहुत से सौदे हैं क्योंकि वो बहुत बिजी है। और इसी के साथ हैनफोंग फिर से अकेला पड़ जाता है, इस बार एक टूटी हुई टांग के साथ। पूरा हॉस्पिटल लोगों से भरा पड़ा था। अजीब मौसम और गिरते तापमान की वजह से मरीजों की संख्या अचानक बहुत बढ़ गई थी। ये साफ दिखा रहा था कि आने वाले हफ्तों में बाहर हालात कितने खराब होने वाले हैं। हैनफोंग अपनी दवाइयों का इंतजार कर रहा था, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक खूबसूरत हेड नर्स पर पड़ती है। वो मरीजों की नब्ज चेक कर रही थी और सबकी मदद कर रही थी। हॉस्पिटल में वो इतनी भरोसेमंद थी कि डॉक्टर और बाकी नर्सें खुशी खुशी उस पर काम छोड़ देती थी। उसे काम करते देख हैनफोंग का दिल धड़क उठता है। वो सोच भी नहीं पाता कि इतनी कम उम्र में कोई हेड नर्स कैसे हो सकती है। ऊपर से वो हर मरीज से इतने प्यार से बात करती है और हाँ, दिखने में भी पूरी की पूरी क्यूट है। हाँ भाई, हमारा लड़का फिर से पिघल गया है, लेकिन इस बार किसी और के लिए। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगता है और वो तुरंत उसके पास चली जाती है। वो बूढ़ा बोलता है कि उसकी पीठ में अचानक दर्द हो रहा है, लेकिन जियान उसे याद दिलाती है कि स्टाफ कम है, इसलिए थोड़ा वक्त लगेगा। असल में उस बूढ़े की नीयत कुछ और ही थी। वो
चुपचाप उसकी टांगों के नीचे कैमरा खिसका देता है ताकि फोटो ले सके। जियान को कुछ पता नहीं चलता और वो अपनी ड्यूटी करती रहती है। वो कहती है कि बाद में एक्सरे करवा देगी जब भीड़ कम हो, लेकिन वो बूढ़ा यही नहीं रुकता। वो हद पार कर देता है और उसके शरीर को पकड़ लेता है। बेचारी जियान अब भी कुछ नहीं समझ पाती और बोलती है कि डॉक्टर अभी आ जाएगा। लेकिन तभी हानफोंग अपनी बैसाखी उठाता है और पूरे जोर से उस बूढ़े के मुंह पर दे मारता है। वो आदमी सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। जियान घबरा जाती है और पूछती है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, और इधर हानफोंग मासूमियत से बोल देता है कि उसे बैसाखी चलानी नहीं आती। हाँ भाई, जब कुछ नहीं आता तो सीधे पूरी ताकत से किसी के मुंह पर फेंक देते हैं। हानफोंग ऐसे दिखाता है जैसे वो बूढ़े आदमी का फोन चेक कर रहा हो। तभी वो बूढ़ा चिल्लाता है, अरे रुक, मेरा फोन दे। लेकिन तभी हानफोंग उसकी गैलरी में पड़ी फोटो देख लेता है और उसका खून खौल उठता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये कमीना न सिर्फ हेड नर्स की फोटो खींच चुका है बल्कि उसे छूने की भी हिम्मत बैठा है। हानफोंग वहीं उसे घूरते हुए पकड़ लेता है और सीधा धमकी देता है, अभी सिक्योरिटी बुलाता हूँ और तुझे सीधे सेल में भिजवाता हूँ। आखिर हॉस्पिटल में एक घटिया मरीज कम ही होगा, खासकर ऐसा जो दूसरों का फायदा उठाने आया हो। और हाँ, हानफोंग का फोन लौटाने का कोई इरादा नहीं था। वो साफ बोल देता है, अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो ये सारी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। अब बूढ़ा कुछ कर नहीं पाता और गुस्से में भाग खड़ा होता है। हाँ, वही आदमी जिसकी पीठ में 1 सेकंड पहले दर्द था अब बिजली की रफ्तार से हॉस्पिटल से बाहर भागता है। यहाँ तक कि हेड नर्स भी हैरान रह जाती है कि वो इतना तेज कैसे भागा। इधर हानफोंग सोचता है कि कुछ लोग सच में दुनिया के सबसे बड़े नाटककार होते हैं। वो जियान को वो फोटो दिखाता है और बताता है कि उस आदमी की नीयत शुरू से ही खराब थी। हानफोंग उसे पूरा भरोसा देता है कि वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है और फोन भी उसी को पकड़ा देता है। जियान बहुत खुश होती है और फोन वापस ले लेती है। लेकिन तभी उसे एक जरूरी बात याद आती है, रुको, तुम्हारी तो टांग में चोट लगी थी ना। और तभी हानफोंग को याद आता है कि उसकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी है। अब तक वो सिर्फ एड्रेनलिन में चल रहा था। जैसे ही ये एहसास आता है दर्द पूरा टूट पड़ता है और वो जोर से चिल्ला उठता है। थोड़ी देर बाद जियान उसकी टांग ठीक से पट्टी कर देती है। किस्मत से अब उसे ज्यादा दर्द नहीं होता। हेड नर्स दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि आगे से किसी को भी उसका फायदा नहीं उठाने देगी। लेकिन जब वो ऐसा कह रही होती है तभी हानफोंग का बैर अनजाने में सीधा उसके सीने से टकराता है। हानफोंग सोचता है कि ये लड़की शायद कभी सीखने वाली नहीं है। तभी जियान को फिर से ड्यूटी के लिए बुला लिया जाता है। वो जल्दबाजी में भागते हुए हानफोंग से कहती है, 1 हफ्ते बाद जरूर दिखाने आना। लेकिन हानफोंग के मन में एक उदासी छा जाती है। वो जानता है कि 1 हफ्ते बाद दुनिया वैसी रहने वाली नहीं है, शायद वो उसे फिर कभी न देख पाए। अगले दिन मौसम और भी बिगड़ जाता है। दुनिया भर से खबरें आने लगती हैं कि तापमान तेजी से गिर रहा है। यहाँ तक कि दुबई और इजिप्ट जैसे इलाकों में भी भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो कभी सोची भी नहीं गई थी। 46 देशों के एक्सपर्ट इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं ताकि समझा जा सके कि आखिर हो क्या रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ठंड सिर्फ कुछ दिनों की है और जल्दी खत्म हो जाएगी। लोगों को सलाह दी जाती है कि घर के अंदर रहें और सावधानी बरतें। लेकिन हानफोंग अपने बदले हुए कमरे में बिल्कुल शांत बैठा है। उसके पास हमेशा चलने वाला हीटर है और डरने की कोई वजह नहीं। वो जानता है कि न्यूज में जो कहा जा रहा है सब झूठ है। ये बस लोगों को कंट्रोल में रखने का तरीका है। पिछली बार उसने इन पर भरोसा किया था और खुद को बेवकूफ समझता है, लेकिन इस बार सब अलग है। वो पूरी तरह तैयार है। स्टॉक भरा हुआ है, हीटिंग सिस्टम चालू है। अभी के लिए उसे कोई टेंशन नहीं है। उधर बिल्डिंग का ग्रुप चैट पागल हुआ पड़ा है। सब लिख रहे हैं कि ठंड झेली नहीं जा रही और घर में भी गर्म रहना मुश्किल हो रहा है। और तभी एक अनजान अकाउंट सीधा लिख देता है, आइस एज अपोकलिप्स शुरू होने वाला है। ये बर्फबारी धरती के अंदर से हो रही है। ये मैसेज पढ़कर हानफोंग चौंक जाता है, क्योंकि इस वक्त इस जानकारी के बारे में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए था। उसका दिमाग तुरंत उस अनजान रहस्यमयी बंदे को डेंजर लिस्ट में डाल देता है। आखिर कहानी का मेन कैरेक्टर वो खुद है और आने वाले अपोकलिप्स के बारे में जानने वाला इकलौता इंसान भी वही होना चाहिए था। जो लोग कल तक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में खुश मिजाज घूम रहे थे, आज वो जंजीर से बंधी भीड़ जैसे लग रहे हैं। सब मिलकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस बर्फीले तूफान की वजह से जो गड़बड़ मची है उसे तुरंत ठीक किया जाए। लगातार बोरिंग टेक्स्ट मैसेज पढ़ना इतना उबाऊ हो जाता है कि ग्रुप चैट मानो एक कार्टून थीम पार्क बन जाती है। हर रेजिडेंट एक छोटे छोटे चिबी अवतार में वहां मौजूद है। गुस्से में भरे लोग बिल्कुल खुश नहीं। अगर एंट्री के सामने ऐसे ही बर्फ जमती रही तो वो सामान खरीदने भी नहीं जा पाएंगे। इतना मोटा पैसा देने के बाद ऐसी घटिया सर्विस किसे मंजूर है? अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम प्रॉपर्टी एजेंट से बात तो होगी। उधर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की हालत भी खराब है। लगातार माफी मांग रहे हैं, लेकिन आधी अधूरी माफियां लोगों का गुस्सा कम नहीं कर पा रही। साफ साफ कहें तो लोगों को रिफंड चाहिए। उनके हिसाब से ये सब बकवास 1 पैसे के लायक नहीं है। इस पूरे हंगामे के बीच हमारा बंदा हानफोंग चुपचाप सब देख रहा है और अंदर ही अंदर चिढ़ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि लोग इतनी एनर्जी फालतू बहस में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। भाई, कॉम्प्लेक्स का मालिक कोई जादूगर थोड़ी है जो बर्फबारी गायब कर दे। लेकिन सब लोग निराश भी नहीं है। एक रेजिडेंट जेन्यू इतना समझदार है कि मान लेता है कि तूफान से लड़ा नहीं जा सकता। उसका कहना है एक दूसरे से लड़ने की बजाय हमें साथ मिलकर मदद करनी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होता तो उन पर गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं। लेकिन लॉबी में मौजूद सब लोग जेन्यू की इस शांत सोच से सहमत नहीं होते। कुछ लोग इतने छोटे दिमाग वाले हैं कि मिलकर काम करने की बजाय उसे ही गालियां देने लगते हैं। उनका कहना है कि वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की चाटुकारिता कर रहा है। जेन्यू समझाने की कोशिश करता है कि वो किसी का पक्ष नहीं ले रहा, बस रियलिस्टिक बात कर रहा है। मैनेजमेंट को कोने में धकेलने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन भीड़ तब तक शांत नहीं होती जब तक बाहर की बर्फ साफ
साफ ना हो जाए। भूखे मरना उनके प्लान में नहीं है। तभी क्विन इस बेवकूफ भीड़ को समझाने की कोशिश करता है। वो बोलता है, मान लो बाहर बर्फ साफ भी हो गई तो क्या सड़कों की गारंटी है? उसका सुझाव है कि लोग पैदल स्टोर तक जाएं, क्योंकि रास्ता साफ करना सड़क साफ करने से आसान है। इधर हान फोंग उस बंदे को देखकर मुंह बना लेता है जो ज्ञान बांट रहा था किसी सस्ते गुरु की तरह। उसकी नजरों से साफ है कि इन दोनों का पुराना हिसाब कुछ खास अच्छा नहीं रहा। तभी एक और बंदा चिढ़ा हुआ सा ग्रुप चैट में कूद पड़ता है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधे बोलता है, अगर खाना है तो बाहर निकलो और बर्फ हटाओ, बातें करने से बर्फ नहीं पिघलेगी। और ये बोलकर सीधा लॉग आउट। इसके बाद एक और आदमी आगे आता है और कहता है कि वो नीचे जाकर सफाई में मदद करेगा। ये सीधे मुंह वाला दबंग भी हान फोंग को जाना पहचाना लगता है। धीरे धीरे और लोग भी इस काम में जुड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि नाजुक सी दिखने वाली लड़कियां भी हाथ गंदे करने को तैयार है। और फिर आता है वो नाम जिसे भुलाना मुश्किल है, हियोना। वो भी वॉलंटियर बनने आ जाती है। हान फोंग सोचता है कि ऐसी लड़की अचानक मदद के लिए क्यों राजी हुई। जल्दी ही वजह सामने आ जाती है। असल में ये सब उसका ड्रामा था ताकि सारे लड़के उसके आसपास मंडराएं और वो काम से बच जाए। जैसा सोचा था उसने मौका देखा और सारा काम दूसरों पर थमा दिया। भला ऐसी मौकेबाज लड़की से और क्या उम्मीद कर सकते हो। ग्रुप चैट से लॉग आउट करते वक्त हान फोंग के चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। ये औरत कभी हान फोंग का मूड खराब करने में पीछे नहीं रही। अभी अभी तो उसने मैसेज किया। क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उसे पता है कि ये बेकसूर गुनार उसकी हर बात मानेगा। तो अब वो उससे बोल रही है कि खाना और सप्लाईज लेके आए। साथ में एक फोटो भी भेजी है उसके नंगे पैरों की, मोटे झांग, कम कपड़े, सीधा हमारे भाई की रूह पर वार। हान फोंग तो उसे एकदम 10 में 10 रेटिंग देना चाहता है। इतनी मेहनत से इस ठंड में भी उसे सेक्सी दिखाकर छेड़ने के लिए, पर उसकी टांग टूटी हुई है तो चाहे वो कितना भी पागलपन करना चाहे कुछ कर नहीं सकता। इसलिए उसने उसे ऐसा मजाकिया जवाब दिया जिससे उसकी हिम्मत ही टूट जाए। और सच में उसकी बात सुनकर वो इतनी गुस्से में आई कि हान फोंग को रौंदने का मन कर रहा था। चलो थोड़ा याद दिलाते हैं क्या चल रहा है। आज बर्फीले तूफान का तीसरा दिन है। तापमान पहले ही 20 डिग्री से नीचे गिर चुका है और अभी तो तबाही शुरू हुई है। सेंट्रल हीटिंग अभी चालू है, इंटरनेट भी ठीक ठाक चल रहा है, सबको अपनी रोज की नशा देने के लिए। तो जैसे कोई बोरिंग टीनेजर हान फोंग बस टिकटॉक पर स्क्रॉल करता रहता है, वो भी उन हॉट लड़कियों के शॉर्ट्स देख देख कर। लेकिन सच कहूँ तो उसको कुछ मजा नहीं आ रहा। दरअसल वो पहले ही बोर हो चुका है और अभी तो अपोकलिप्स का दूसरा ही दिन है। ये सोचकर उसने महसूस किया कि अकेलापन आदमी पर कितना असर करता है। उसकी टूटी हुई टांग तो जैसे उसकी स्टाइल को क्रैम्प कर रही थी और उसे एक जगह बंदी बना रखा था। पूरी रिकवरी में कम से कम कुछ महीने लगेंगे। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो फिर वीडियो के पीछे वीडियो देखने लगता है। तभी उसे एक न्यूज रिपोर्ट में कुछ अलग दिखा। एक बंदा था जिसके पास पागलपंती वाली हीलिंग पावर थी। डॉक्टरों के मुताबिक वो बंदा 15वीं मंजिल से गिर गया था, जिससे उसके अंदरूनी अंग टूट गए थे, हड्डियां पूरी तरह टूट गई थी। पर कुछ ही वक्त में वो बंदा खुद को हील करने लगा, सच में अपने आप को ठीक कर रहा था। सुपर नेचुरल पावर्स के बारे में सोचते हुए हान फोंग को याद आया कि उसके भी कुछ टैलेंट्स हैं। तो उसने अपने हाथ की हरी चमक वाली ताकत को एक्टिवेट किया और टूटी हड्डी ठीक करने की कोशिश की, पर वो हरी एनर्जी फिजल हो गई। कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर दोबारा किया लेकिन नाकाम रहा। हार मानकर वो सोफे पर धंस गया। निराश के उसकी उम्मीदें बस थोड़ी देर के लिए ही जगी थी। कई घंटों की स्क्रॉलिंग के बाद वो धीरे धीरे सपनों की दुनिया में खो गया। अपने सपने में वो प्राचीन कपड़े पहने एक बड़े बकरे की पीठ पर सवार था। सिर्फ एक नहीं, एक पूरी बकरी की टोली उसके पीछे चल रही थी। उनके सिर हवा में उड़ रहे थे जैसे कोई जादू हो।